जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यूनिवर्सिटी कोर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1917 में। किस वर्ष यूनिवर्सिटी कोर का स्थान यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर ने ले लिया। यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर यानी कि यूटीसी, तो सन 1920 में। सन 1942 में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर, यूओटीसी। छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार ने सन 1946 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की। तो इसका आंसर है पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष किस वर्ष प्रस्तुत की। सन 1947 में। एनसीसी की स्थापना कब हुई। तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1948 को। कुछ जगह पे इसका आंसर 16 जुलाई 1948 है, तो जिस हिसाब से ऑप्शन आए उस हिसाब से आप अपना आंसर लगा सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 15 जुलाई 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन बने। तो एनसीसी के प्रथम निदेशक अगर आपसे पूछा जाता है तो वे बने थे कर्नल जी जी बैबूर जी। एनसीसी के प्रथम महानिदेशक कौन बने, वे बने थे मेजर जनरल आर एस पेंटल। एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन की स्थापना किस वर्ष हुई। सन 1949 में। एनसीसी में एयर विंग की स्थापना कब हुई। सन 1950 में। एनसीसी में नेवी विंग की स्थापना कब हुई। सन 1952 में। किस वर्ष विद्यालय के समस्त छात्रों के लिए एनसीसी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया था। तो सन 1963 में भारत चीन युद्ध के उपरांत समस्त छात्रों के लिए एनसीसी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया था। एनसीसी में छात्रों के प्रशिक्षण की अनिवार्यता को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। तो सन 1968 1968 में इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि एनसीसी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो नवंबर माह के चौथे रविवार को एनसीसी डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का ध्येय सूत्र यानी कि मोटो क्या है। मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। एनसीसी ध्वज में मुख्यतः कितने रंग होते हैं। तो 3 रंग होते हैं, 3 समान खड़ी पट्टियों में, लाल, गहरा नीला और आसमानी। यहाँ पे जो लाल रंग है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। लाल रंग हमारी थल सेना को यानी कि इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। गहरा नीला रंग हमारी नौसेना यानी कि इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करता है। और आसमानी जो कलर है वो वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है। एनसीसी के ध्वज के बीच में कितनी पंखुड़ियों वाला एक चक्कर बना होता है। तो कमल के फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं और उसका एक चक्कर बना होता है जिसमें 17 पंखुड़ियाँ होती हैं जो एनसीसी की डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करती है। एनसीसी की कुल कितनी डायरेक्टरेट है, 17 डायरेक्टरेट है। एनसीसी ध्वज के चक्कर के बीच में क्या शब्द लिखा होता है। तो एनसीसी लिखा होता है। नेक्स्ट, एनसीसी की प्रशासनिक व्यवस्था किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। रक्षा मंत्रालय। अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। स्टेट लेवल की बात करें तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आती है एनसीसी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के अंडर स्टेट लेवल पे। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एनसीसी महानिदेशक यानी कि जो डीजी एनसीसी होते हैं वो किस रैंक के अधिकारी होते हैं, उनकी रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल। एनसीसी के उप महानिदेशक किस रैंक के अधिकारी होते हैं, वो होते हैं ब्रिगेडियर या उसके समकक्ष। एनसीसी के ग्रुप कमांडर जो होते हैं वो किस रैंक के अधिकारी होते हैं, वो होते हैं कर्नल रैंक या इसके समकक्ष। एनसीसी में कुल कितनी डायरेक्टरेट है। तो एनसीसी में कुल 17 डायरेक्टरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि एनसीसी में सीनियर डिवीजन एनसीसी कंपनी में कितने कैडेट होते हैं। तो सीनियर डिवीजन एनसीसी कैडेट में कुल 160 कैडेट होते हैं। जूनियर डिवीजन के एक ट्रूप में कुल 100 कैडेट होते हैं। सहयोगी एनसीसी अफसर्स यानी कि एएनओज जो होते हैं एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पर है। तो वो है कमटी महाराष्ट्र में। डब्ल्यूओटीए विमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वो कहाँ पे है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। पहली बार जो एनसीसी खेल एनसीसी स्पोर्ट्स जो है वो कौन से साल में आयोजित किए गए थे, वो किए गए थे वर्ष 1997 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी बी और सी का एग्जाम देने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत उपस्थिति होनी चाहिए। तो 75% अटेंडेंस होना जरूरी है। एनसीसी की परीक्षा में ए ग्रेड आपको कब मिलेगी, जब आपके मार्क्स 80% या इससे ज़्यादा होंगे। बी ग्रेड आपको कब मिलती है, जब आपकी परसेंटेज 65 से तो ज़्यादा है लेकिन 80 से कम है। और सी ग्रेड आपको कब मिलती है, जब आपकी परसेंटेज 50 से ज़्यादा है लेकिन 65 से कम है। और पास होने के लिए आपको कुल मिला के 50% लेने पड़ेंगे और सब्जेक्ट वाइज 45% होने चाहिए, नहीं तो आप फेल हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एनसीसी की 3 डिवीजनों के नाम बताइए। तो आपको पता है आर्मी, नेवी और एयर विंग होती हैं एनसीसी में।
सेना की बात एनसीसी में सम्मान और पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो सन 1984 में, 1984 में सेना की तरह एनसीसी में भी सम्मान दिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कैडेट वेलफेयर सोसाइटी की यहाँ पे बात हो रही है। कैडेट वेलफेयर सोसाइटी यानी कि CWS, उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई? तो CWS कैडेट वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना हुई थी सन 1985 में। उत्तर प्रदेश एनसीसी निदेशालय कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतीय सेना को कुल कितनी कमानों में विभाजित किया गया? तो इंडियन आर्मी की कुल 7 कमान है। भारतीय थल सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पूना महाराष्ट्र में है। भारतीय थल सेना की ट्रेनिंग कमान कहाँ पे है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। पैदल सेना जो होती है उसकी सबसे छोटी इकाई है सेक्शन। एक सेक्शन में कुल कितने जवान होते हैं? एक सेक्शन में कुल होते हैं 10 जवान। एक प्लाटून में कितने सेक्शन होते हैं? एक प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी है। एक सेक्शन के अंदर 10 जवान होते हैं, एक प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं, एक कंपनी में 3 प्लाटून होती हैं, एक बटालियन में 4 कंपनी होती हैं, एक ब्रिगेड में 3 बटालियन होती हैं, एक डिवीजन में 3 ब्रिगेड होती हैं और एक कोर में 2 डिवीजन होती हैं और इससे बनती है हमारी सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण टैंक के नाम बताओ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है कि विजयंत इनमें से क्या है? टैंक है, मिसाइल है, इस तरीके से। तो विजयंत टैंक होता है, अर्जुन टैंक होता है और भीष्म क्या है? टैंक है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किन 2 देशों ने मिलकर किया? भारत और रूस, भारत और रशिया। ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस नाम किन 2 नदियों के नाम पर रखा गया? भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी, इन 2 नदियों के नाम पे ब्रह्मोस नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो आप अपने एग्जाम के अंदर 100% बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देखनी है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पहले नंबर पे जो कमेंट है उसमें मिल जाएगा, वहां से आप टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं एनसीसी के MCQ की। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय थल सेना अध्यक्ष किस रैंक के अधिकारी होते हैं? तो जो भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं वो जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नौसेना को कुल कितनी कमानों में विभाजित किया गया? जैसे इंडियन आर्मी की 7 कमान होती हैं, इंडियन नेवी की 3 कमान होती हैं, पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान और दक्षिणी कमान। पश्चिमी कमान का मुख्यालय मुंबई में है, पूर्वी कमान का विशाखापट्टनम में है और दक्षिणी कमान का कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्वी कमान का विशाखापट्टनम में। देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम बताओ। INS अरिहंत। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? सम नो वरुणे। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन ट्राइडेंट। INS अरिहंत पर कौन सी मिसाइल प्रणाली तैनात है? K-15 सागरिका। भारत की पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? INS कलवरी। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्म। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय थल सेना का जो प्रमुख होते हैं उस पद को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभः स्पर्शम दीप्तम। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एनसीसी सभी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। भारतीय वायुसेना में कुल कितनी कमान है? 7 कमान है। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान कौन सा है? C-17 ग्लोब मास्टर 3। भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम बताओ। अग्नि 5। कौन सी भारतीय मिसाइल पानी के नीचे से लॉन्च की जा सकती है? K-15 सागरिका। नाग किस प्रकार की मिसाइल है? टैंक बेदी, एंटी टैंक मिसाइल है। भारत में वीरता पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। परमवीर चक्र अब तक कुल कितने लोगों को दिया जा चुका है? तो टोटल 21 लोगों को दिया जा चुका है। और जो सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 75 हमारा ये है कि भारत का जो दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो कौन सा है? महावीर चक्र। भारत का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वो है वीर चक्र। अब हम बात करते हैं शांति काल की। तो शांति काल के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। पहली भारतीय महिला जिन्हें अशोक चक्र प्राप्त हुआ वो थी नीरजा भनोत जी। भारतीय नौसेना प्रमुख की रैंक बताइए? एडमिरल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय वायुसेना प्रमुख की रैंक क्या होती है? एयर चीफ मार्शल। भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? तो देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय नौसेना अकादमी इंडियन नवल अकेडमी कहाँ पे है? एजीमाला केरल में है। और भारतीय वायुसेना अकादमी यानी कि एयरफोर्स अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो वो है हैदराबाद तेलंगाना में। एएफएमसी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? वो है पुणे महाराष्ट्र में। एनडीए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? वेलिंगटन तमिलनाडु में है। सर्वप्रथम सेना में ड्रिल की शुरुआत किस देश में हुई थी? जर्मनी में हुई थी। और कब हुई थी ये बात हमने देखनी है। सेना में ड्रिल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी सन 1666 में। ठीक है, 1666 इसका करेक्ट आंसर है। 16,066। ठीक है, सेना में ड्रिल की शुरुआत हुई थी, जर्मनी के जनरल ड्रोल ने की थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी कार्यविधि को क्रमबद्ध और ठीक तरह से अनुकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसी को ड्रिल कहा जाता है। ये ड्रिल की डेफिनेशन है। ड्रिल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है ओपन ड्रिल और दूसरी क्या होती है? क्लोज ड्रिल। फील्ड एरिया में किस प्रकार की ड्रिल होती है? फील्ड एरिया में होती है ओपन ड्रिल। और शांत क्षेत्र में कैसी ड्रिल की जाती है? क्लोज ड्रिल। ड्रिल के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर काम करना। ये क्या होते हैं? ड्रिल के प्रमुख सिद्धांत होते हैं। वर्ड्स ऑफ कमांड के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, चेतावनी और कार्यकारी। क्वेश्चनरी बोलते हैं इसको, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तेज चाल में एनसीसी में बॉयज कैडेट 1 मिनट में कितने कदम चलते हैं? 116 कदम। गर्ल्स कैडेट कितने कदम चलते हैं? 110 कदम। खुली लाइन चल के दौरान अगली और पिछली लाइन के बीच में कितना अंतर होता है? 150 इंच का। निकट लाइन चल के दौरान अगली और पिछली लाइन के बीच में कितना अंतर होता है? 60 इंच का। सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का एंगल बनता है। और विश्राम पोजीशन में दोनों एडियों के बीच में कितना अंतर होता है? 12 इंच का। और पंजे से पंजे की दूरी पूछी जाए तो 18 इंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब बात हो रही है कि सावधान से विश्राम में आते समय बायां पैर जो होता है वो कितने इंच ऊपर उठाया जाता है? तो 6 इंच ऊपर उठाया जाता है। दाहिने मुड़ के जब कमांड दी जाती है तो कितने डिग्री का टर्न लिया जाता है? 90 डिग्री का। पीछे मुड़ में कितने डिग्री का टर्न होता है? 180 डिग्री का। और आधा दाहिने मुड़ या आधा बाएं मुड़ में कितने डिग्री का टर्न होता है? 45 डिग्री का। आराम से की स्थिति में शरीर का कौन सा भाग हरकत कर सकता है? तो कमर के ऊपर वाले भाग हरकत कर सकता है। तेज चल में हम कौन सा पैर पहले निकालते हैं? बायां पैर पहले निकालते हैं। खुली लाइन चल के आदेश पर आगे की लाइन कितने कदम और पीछे की लाइन कितने कदम पीछे चलती है? तो आगे की लाइन आगे चलेगी और पीछे की लाइन पीछे चलेगी 1.5 कदम खुली लाइन चल के आदेश पर। और इसी को अगर निकट लाइन चल कर आ जाएगा तो आगे की लाइन तो पीछे की तरफ आएगी और पीछे की लाइन आगे की तरफ जाएगी। कितने कदम? 1.5 कदम। वर्ड ऑफ कमांड किस पोजीशन में दी जाती है? सावधान पोजीशन में दी जाती है हमेशा। वर्ड ऑफ कमांड में थंब किस पैर पर दिया जाता है? बाएं पैर पर। निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले कौन सी कार्रवाई की जाती है? निकट लाइन चल की कार्रवाई की जाती है। कुछ समय के बाद दोबारा फॉल इन करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? लाइन तोड़। भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा क्या होती है? दाहिने ओर होती है। तो दाहिने ओर हमारा यहाँ पे क्या होगा जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। सज के आदेश पर दाहिना जो दर्शक होता है वो किस ओर देखता है? सामने की ओर देखता है। दाहिने सैल्यूट का आदेश किस पैर पर दिया जाता है? बाएं पैर पर दिया जाता है। कौन सी वर्ड ऑफ कमांड परेड की समाप्ति पर दी जाती है? विसर्जन की कमांड। तो अब आपको पता लगा होगा कि विसर्जन और लाइन तोड़ में क्या डिफरेंस होता है। आराम से आदेश किस समय दिया जाता है? जब स्क्वाड विश्राम अवस्था में हो। उप राष्ट्रपति के लिए गार्ड ऑफ ऑनर में कितने कैडेट होते हैं? 150 यानी कि 150 कैडेट होते हैं 3 लाइनों में। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए 100 कैडेट होते हैं 2 लाइनों में। और इसके अलावा कोई वीआईपी है तो उसके लिए 50 कैडेट होते हैं 2 लाइनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। धीमी चाल में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं? 70 कदम। तेज चाल में एक मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं? 120 कदम। और दुगनी तेज चाल यानी कि डबल मार्च अगर होगा तो उसमें 1 मिनट में 180 कदम लिए जाएंगे। धीमे चल और तेज चल में कदमों की लंबाई कितनी होती है? 30 इंच होती है। और डबल मार्च में कदमों की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 40 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है?
वो ये कह रहा है कि जब सभी कैडेट एक सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे फाइल बोला जाता है। और रैंक क्या होता है? जब साइड बाय साइड खड़े होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? रैंक बोला जाता है। राष्ट्रीय सैल्यूट, नेशनल सैल्यूट किन्हें दिया जाता है? राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल, इसके साथ में नेशनल फ्लैग। जनरल सैल्यूट मेजर जनरल रैंक और उससे ऊपर। सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं? हाथ के द्वारा अगर हम दे रहे हैं तो 3 प्रकार के हैं, सामने सैल्यूट, दाहिने सैल्यूट और बाएं सैल्यूट। ड्रिल के कुल कितने सिद्धांत होते हैं? तो ड्रिल के कुल 3 सिद्धांत होते हैं। फुर्ती होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए और मिलजुल कर कार्य करना। विश्राम अवस्था में पंजों के बीच में कितना अंतर होता है? तो पंजों के बीच में 18 इंच, एडी से एडी के बीच में 12 इंच, एडी से एडी बीच में 12 इंच। ये आ गया दोबारा से। पीछे मुड़ में कौन से साइड मुड़ा जाता है? कौन से साइड से मुड़ा जाता है? तो दाहिने साइड से मुड़ा जाता है। खुली लाइन चल में पीछे वाली पंक्ति कितने इंच पीछे जाती है? तो 45 इंच जाती है, या फिर 1.5 कदम हम कह सकते हैं। निरीक्षण हमेशा डैश में किया जाता है, खुली लाइन चल में किया जाता है। कैडेट्स जब सीधी लाइन में साइड बाय साइड खड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रैंक बोलते हैं। और आगे से एक दूसरे को कवर करते हुए खड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है? कैडेट्स जब एक के पीछे एक खड़े होकर सीधी लाइन बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? राष्ट्रीय सैल्यूट यानी कि नेशनल सैल्यूट। शस्त्र द्वारा दिए जाने वाले सैल्यूट है राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट और सलामी शस्त्र। गार्ड माउंटिंग जो होती है उसमें कितने कैडेट भाग लेते हैं? 8 कैडेट भाग लेते हैं, 2+6 में। तेज चाल में हम 1 मिनट में कितनी दूरी पार करते हैं? 100 गज। दुगनी तेज चाल में 1 मिनट में कितनी दूरी तय होती है? 200 गज। खुली लाइन चल और निकट लाइन चल में बीच वाली पंक्ति कौन सी हरकत करती है? बीच वाली पंक्ति कोई हरकत नहीं करती, वो अपनी जगह पर खड़ी रहती है आराम से। गार्ड हमेशा कितने रैंक में होती है? तो गार्ड हमेशा 2 रैंक में होती है। एनसीसी में सीनियर डिवीजन के एएनओज की रैंक क्या होती है? लेफ्टिनेंट से मेजर होती है। एएनओ की फुल फॉर्म होती है एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर। बाकी जो फुल फॉर्म अगर आपको देखनी है तो वो जो प्ले लिस्ट है हमारी, जिसके अंदर सारे टॉपिक वाइज आपको एनसीसी के एमसीक्यू दे रखे होते हैं, उसमें एक वीडियो मैंने स्पेशल फुल फॉर्म के ऊपर बना रखी है, तो वो आप देख सकते हैं। सारी फुल फॉर्म आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे एनसीसी में सबसे बड़ी रैंक कौन सी है? तो सबसे बड़ी रैंक होती है सीनियर अंडर ऑफिसर। एनसीसी में जो सीईओ होते हैं, हमारे कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, उनकी रैंक क्या होती है? या तो कर्नल होंगे या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे। एएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीसी में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? आपको पता है कि सबसे जो बेसिक रैंक होती है वो होती है कैडेट। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एनसीसी निदेशालय का मुख्यालय है सिकंदराबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब जमीनी इलाके को किसी निश्चित अनुपात में और आकृतियों को चिन्हों द्वारा कागज या कपड़े पर उतारा जाता है तब वह क्या कहलाता है? मैप या मानचित्र कहलाता है। मानचित्र पर समस्त जलीय आकृतियों के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति को दर्शाने के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। और समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने के लिए, यानी कि जो जिनकी बराबर हाइट होती है, उनको समोच्चय रेखाएं बोला जाता है या फिर कंटूर लाइंस बोला जाता है। कृषि वाली भूमि को दर्शाने के लिए मानचित्र पर पीले रंग का प्रयोग किया जाता है और धरातलीय आकृतियों को दर्शाने के लिए भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। मानव निर्मित वस्तुओं को दर्शाने के लिए काले तथा लाल रंग का प्रयोग किया जाता है मैप के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 क्या कह रहा है कि धरातल पर दो निश्चित स्थानों के बीच धीरे धीरे या एकदम होने वाली प्राकृतिक उतराई एवं चढ़ाई को क्या कहा जाता है? ढलान बोलते हैं उसको। मानचित्र पर दक्षिण से उत्तर की तरफ जो रेखाएं होती हैं, ग्रिड रेखाएं, उन्हें ईस्टिंग लाइन बोला जाता है। मानचित्र पर विभिन्न प्राकृतिक और कृत्रिम संरचनाओं को दर्शाने वाले संकेतों को क्या कहते हैं? पारंपरिक संकेत बोला जाता है, कन्वेंशनल साइंस। कार्डिनल पॉइंट कितने होते हैं? 4 होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। नाइट मार्च चार्ट में पहुंचने का स्थान चार्ट में कहां पर लिखा होता है? तो जो पहुंचने का स्थान होता है वो ऊपर लिखा होता है। मानचित्र में जो उत्तर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के उत्तर होते हैं, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। कब्र का जो पत्थर होता है वो किस दिशा की तरफ संकेत करता है? उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ। सेना ने मुख्यतः किस अनुपात वाले मैप का प्रयोग किया जाता है? 1 इंच इज इक्वल टू 1 मील। पेड़ों की जो लंबी टहनियां होती हैं वो किस दिशा की ओर होती हैं? तो दक्षिण दिशा की ओर होती हैं पेड़ों की लंबी टहनियां। मानचित्र पर जो बेरिंग होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा मापी जाती है। शत्रु की दृष्टि से छुपी हुई भूमि को क्या कहा जाता है? मृत भूमि कहा जाता है।
और सर्विस प्रोटेक्टर जो होता है जिससे हम बियरिंग नापते हैं उसका जो आकार होता है वो होता है 6/2 का, यानी कि 6 इंच तो इसकी लंबाई होती है, 2 इंच चौड़ाई होती है और ये आयताकार हो गया यानी कि रेक्टेंगुलर हो गया। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम लिखो। तो लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा। मानचित्र में आरएफ का क्या अर्थ होता है? आरएफ का मतलब होता है रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल रंग से। कंपास की सुई द्वारा हमें कौन सा उत्तर ज्ञात करते हैं? चुंबकीय उत्तर। सर्वे मैप पर बनी पूर्व व उत्तरी रेखाओं को क्या कहा जाता है? ग्रिड रेखाएं कहा जाता है। जीपीएस का पूरा नाम बताओ। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? उत्तर दिशा को। ढलान मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है नियमित ढलान और दूसरी होती है अनियंत्रित ढलान। मैग्नेटिक बियरिंग किसके द्वारा मापी जाती है? कंपास के द्वारा मापी जाती है मैग्नेटिक बियरिंग। उत्तर दिशा कितने डिग्री पर होता है? उत्तर दिशा या तो 0 डिग्री पे या फिर पूरा सर्कल कंप्लीट करके दोबारा से हम बोले तो 360 डिग्री पे। ग्रिड बियरिंग को किसके द्वारा मापा जाता है? सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा ग्रिड बियरिंग को मापा जाता है। टारगेट व देखने वाले के बीच में दबी हुई जमीन को क्या कहा जाता है? मृत मैदान यानी कि डेड ग्राउंड बोलते हैं। पश्चिम दिशा का कोण कितना अंश होता है? तो पश्चिम दिशा का होता है 270 डिग्री, जब हम नॉर्थ को मानते हैं 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 184। पिन पॉइंट ग्रिड निर्देशांक पढ़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? रोमर का। बिल्कुल एग्जैक्ट ग्रिड निर्देशांक अगर हमको पढ़ने हैं तो रोमर का प्रयोग करते हैं। मैदानों में आगे की ओर निकला हुआ पहाड़ी का भाग क्या कहलाता है? स्पर कहलाता है। सांकेतिक चिन्हों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। रात में मार्च करने वाली पार्टी को क्या कहा जाता है? नाइट नेविगेशन पार्टी। दो स्परों के बीच मध्य हुई दबी हुई भूमि को क्या कहा जाता है? री एंट्रेंट, री एंट्रेंट कहा जाता है। पहाड़ के ऊपर समतल भूमि को क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। रेत मिट्टी आदि उड़ने से निर्मित टीले को क्या कहते हैं? ड्यून्स बोला जाता है। ड्यून्स मतलब टिब्बे या टीले होते हैं। ग्रिड निर्देशांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 अंकीय, 6 अंकीय और 8 अंकीय, यानी कि 4 फिगर, 6 फिगर और 8 फिगर। बियरिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, फॉरवर्ड बियरिंग और बैक बियरिंग। मस्जिद का जो मेहराब होता है वो किस दिशा की ओर दर्शाता है? पश्चिम दिशा की ओर होता है। एनसीसी की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो एनसीसी एक्ट 31 1948 के तहत हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। सेंटर पे बात करें तो और स्टेट लेवल पे बात करें तो एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनसीसी केंद्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रक्षा राज्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 198। तो 198 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 198, खुली लाइन चल में सामने और पीछे की लाइन के बीच में कितनी दूरी होती है? 150 इंच। निकट लाइन चल में सामने और पीछे की लाइन के बीच में कितनी दूरी होती है? 60 इंच। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। कंपास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक लिक्विड कंपास होता है और एक ड्राई कंपास होता है। विसर्जन में पहला टर्न किस तरफ होता है? राइट साइड यानी कि दाहिने तरफ। दाहिने बाएं आगे या पीछे चल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने कदम होते हैं? मैक्सिमम हम 3 कदम में कमांड को कंप्लीट कर लेते हैं। सावधान पोजीशन में राइफल किस हाथ में होती है? दाहिने हाथ में। आराम से पोजीशन में राइफल कहाँ होती है? राइफल का बट दाहिने पांव के साथ में होता है और राइफल आगे की तरफ झुकी हुई होती है जब आराम से की कमांड होती है तब। भूमि शस्त्र में राइफल का बैरल किस तरफ होता है? आगे की तरफ होता है बैरल। हाथ की सहायता से हम कितने डिग्री तक माप सकते हैं? मैक्सिमम तो 19 डिग्री तक माप सकते हैं हाथ की सहायता से। लड़ाई के मैदान में कमांडर व ट्रूप्स का कैसा मिलान होना चाहिए? नजरी मिलाप होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। भूमि की कोई रचना जो शत्रु की दृष्टि से सुरक्षा प्रदान करती है उसे क्या बोलते हैं? कवर बोलते हैं। कवर हमारे 2 तरह के हो सकते हैं, एक नेचुरल हो सकता है, एक मैन मेड हो सकता है। हम खुद भी बना सकते हैं, कोई नेचुरल चीज़ है उसके पीछे भी आड़ या कवर ली जा सकती है। अब वैसे अगर देखा जाए तो आड़ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक नजरी आड़ यानी कि नज़र से बचने के लिए, एक फायर से आड़ यानी कि जिसमें बुलेट से बचा जा सके। वे आकृतियां जो शत्रु की नज़र से बचाती है उसे नजरी आड़ बोलते हैं। वे आकृतियां जो फायर एवं नज़र दोनों से बचाती हैं उसे कवर फ्रॉम फायर यानी कि फायर से आड़ बोलते हैं। कम प्रकाश में दूरी मापी जाती है अधिक,
जब भी रोशनी कम होगी तो हम दूरी नापने लगेंगे तो हम अधिक माप लेंगे। आंख का सबसे अधिक आकर्षित क्या करती है? आंख को मूवमेंट, जो हरकत होती है वो आंख को सबसे अधिक आकर्षित करती है। युद्ध में कंसीलमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? छिपकर हमला करना। कितनी दूरी तक शरीर के सभी अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं? 200 गज की दूरी तक सभी अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जब टारगेट किसी ऊंची जगह पर हो तब दूरी कैसी मापी जाती है? कम मापी जाती है। दूरी का अंदाजा लगाने की इस विधि में टारगेट की अधिकतम और न्यूनतम दूरी का अनुमान लगाकर उसका औसत निकाल लेते हैं। ब्रैकेटिंग मेथड के अंदर ऐसा होता है। दूरी के अनुसार जमीन को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। अगर भूमि होती है 300 गज तक, मध्य दूरी होती है 500 गज तक, और जब से ज्यादा दूरी क्या होती है? 500 गज से अधिक। अगर भूमि कितने गज तक होती है? 300 गज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 221। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 221। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 221? देखते हैं एक बार। दुश्मन पर छिपी हुई स्थिति में अचानक आक्रमण करना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं एम्बुश। सैनिकों की वह टुकड़ी जो दुश्मन की जानकारी प्राप्त करती है उसे क्या कहते हैं? पेट्रोल। किसी ऑपरेशन को शुरू करने के लिए जो दिन निश्चित होता है उसे बोलते हैं डी डे, और जो आवर होता है उसे बोलते हैं एच आवर। ग्रिड शब्द में आई से क्या तात्पर्य है? इंडिकेशन। ग्रिड पूरे की फुल फॉर्म ही देख लो यहाँ पे। जी से होता है ग्रुप, आर से होता है रेंज, आई से होता है इंडिकेशन, टी से होता है टाइप ऑफ फायर, और यह फायर नियंत्रण आदेश बोलने का एक क्रम होता है। तो फायर नियंत्रण आदेश हो गया हमारा, 4 पार्ट हो गए उसके। दो जवान जो सेक्शन के आगे चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे स्काउट बोला जाता है, और स्काउट को सेक्शन के कान और आंख माना जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि किन्हें सेक्शन का कान और आंख माना जाता है? स्काउट को। गश्त यानी कि पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है रैकी पेट्रोल और एक होता है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। निकट की वस्तुओं की अपेक्षा अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो दूरी कैसी आंकी जाती है? कम आंकी जाती है। हाथ के द्वारा मैक्सिमम 18 डिग्री हमने बोला था, कम से कम 3 डिग्री मापा जा सकता है। सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार की होती है, और प्लाटून फॉर्मेशन 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232। तो 232 यानी कि 232। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। योजना फायर आदेश, फायर निर्देशन आदेश और फायर नियंत्रण आदेश। दूरी का अनुमान लगाने की कितनी विधियां हैं? 6 विधियां हैं दूरी का अनुमान लगाने की। बैटल ड्रिल कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है बैटल ड्रिल, जिसे हम रोफ्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर से रैकी, ओ से ऑर्डर, एफ से फायरिंग, टी से ट्रांसपोर्ट। मौका और तैयारी किसके 2 प्रकार है? एम्बुश के। तो मौके का एम्बुश और तैयारी का एम्बुश। युद्ध के मैदान में हाथ से, सीटी से या शस्त्र की सहायता से दिए जाने वाला सांकेतिक आदेश फील्ड सिग्नल कहलाता है। भूमि और शस्त्र को अपनी सुविधा अनुसार उपयोग करने की कला को फील्ड क्राफ्ट बोला जाता है। फील्ड में कैमोफ्लाज जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है आसपास के साथ में मेल खाने के लिए। और चाल होती है हमारी 2 प्रकार की, विद और विदाउट वेपन, यानी कि एक शस्त्र के बिना और एक शस्त्र के साथ। फील्ड सिग्नल किसके अंतर्गत आते हैं? युद्ध कला के अंतर्गत आते हैं। बंद मुट्ठी से हम 8 डिग्री माप सकते हैं। एनडीआरएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और आपदाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राकृतिक और दूसरी होती है मानव निर्मित। भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है वो रिक्टर स्केल में मापी जाती है, और इसका जो उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 246। सुनामी किसके कारण उत्पन्न होती है? समुद्र में भूकंप के कारण। पहाड़ियों से मिट्टी व चट्टान का गिरना क्या कहलाता है? भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड बोला जाता है इसको। दुर्घटना के तुरंत बाद दी गई सहायता को क्या कहा जाता है? फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार। रक्तदान के लिए न्यूनतम आयु यानी कि ब्लड डोनेट करने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। जब कोई बांध टूट जाए यानी कि डैम टूट जाए तो वो किस प्रकार की आपदा है? मानव निर्मित, क्योंकि बनाया किसने? वो मानव ने। सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूटाइजेशन, सीपीआर की फुल फॉर्म होती है। फायर एक्सटिंग्विशर में मुख्यतः किस गैस का, यानी कि आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें किस गैस का प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? जैसे हमारी एनसीसी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है नेशनल लेवल पे, उसी तरीके से जो आपदा प्रबंधन है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर जो हमारी फोर्स होती है एनडीआरएफ की, उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 2006 में, और एनडीआरएफ दिवस मनाया जाता है 19 जनवरी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा के दौरान किसकी प्राथमिकता सबसे अधिक होती है? तो मानव जीवन सबसे मेन इंपॉर्टेंस की बात है। चक्रवात की गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ। और स्केल कौन सा होता है? रिक्टर स्केल होता है। कौन सा स्केल होता है? रिक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा 260। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनडीएमए की फुल फॉर्म बताओ। एनडीएमए होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। भारत के सबसे ज्यादा साइक्लोन किस तरफ आते हैं? पूर्वी भारत में। एनडीएमए का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। भूकंप के समय सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा होता है? खुला मैदान। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब लागू किया? सन 2005 में। सुनामी के समय समुद्र का क्या व्यवहार होता है? समुद्र में पानी घटने लग जाता है। आपदा प्रबंधन में प्राथमिक कार्य क्या होता है? बचाव करना। आपदा के समय सबसे तेज सहायता कौन प्रदान करते हैं? स्थानीय समुदाय। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किन्होंने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 1885 में। भारत के तटीय राज्य यानी कि कोस्टल रीजन के जो राज्य हैं वो कितने हैं? 9। भारत की सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की, 1600 किलोमीटर है लगभग। कौन सा बंदरगाह क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो कोचीन को क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 275। क्वेश्चन नंबर 275 में क्या लिखा है कि भारत का जो पूर्वी तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। सुंदरबन जो डेल्टा है वो किन नदियों के द्वारा बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है। कौन से तटीय राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को बाउल ऑफ राइस यानी कि चावल का कटोरा बोला जाता है। मालाबार तट किस क्षेत्र में है? केरल में है। रामेश्वरम जो है वो किस तट पर स्थित है? वो है कोरोमंडल तट पर। भारत के किस राज्य में चिल्का झील है? उड़ीसा में है। गोवा के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है गोवा के तट को। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा प्रमुख बंदरगाह है? मुंबई। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं, आपका जो नया टॉपिक ऐड हुआ है कोस्टल रीजन वाला, कोस्टल एरिया और बाउंड्री एरिया, उस टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं। भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? तो अरब सागर में लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार वगैरह बंगाल की खाड़ी में। और कच्छ का रण किस राज्य में है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण रेलवे किस तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और भारत में जो मरीन ड्राइव है फेमस है, आपने सुना है, वो कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 290। 290 क्वेश्चन में क्या लिखा है? भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह यानी कि सबसे बिजी बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास। भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? 13। इंपॉर्टेंट है ये। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। भारत की सबसे लंबी सीमा, लैंड बाउंड्री की बात हो रही है, बांग्लादेश के साथ में है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ में है। मैकमोहन जो रेखा है वो है भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच। और डूरंड रेखा है वो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। एलओसी का पूरा नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। एलएसी का पूरा नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और भारत व चीन की सीमा में भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो भारत और चीन की सीमा पे, चीन सीमा पे भारत के 5 राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 4 राज्य हैं, J&K, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और अफगानिस्तान और भारत की बात करें तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर से बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान और भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 304। क्वेश्चन नंबर 304 ये कह रहा है कि बाघा बॉर्डर आपने सुना होगा, कहाँ पे है? पंजाब में है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल में तो सबसे ज़्यादा ही है। हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल तो फेमस ही है जहाँ पे बाउंड्री बनती है बांग्लादेश की, उसके साथ में असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। भारत कितने देशों के साथ ज़मीनी सीमा साझा करता है? तो 7 देशों के साथ हमारी ज़मीनी सीमा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। भारत कितने देशों के साथ तटीय सीमा? श्रीलंका और मालदीव के साथ। भारत की कुल जमीनी सीमा कितनी है? तो वो है 15,106 किलोमीटर। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। स्वस्थ मनुष्य का जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप, वो होता है 120 और 80।
पीलिया रोग लीवर को प्रभावित करता है। डेंगू बुखार मच्छर के काटने से होता है और उस मच्छर का नाम है एडीज मच्छर। रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है इंसुलिन। आपको पता है शुगर में इंसुलिन के टीके लगते हैं। शरीर में पानी की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न उत्पन्न हो जाती है? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। और कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है? विटामिन डी। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है। पोलियो नाम की एक बीमारी होती है, वो किसके कारण होती है? वो होती है वायरस के कारण। कौन सा तत्व शरीर में रक्त बनाने में मदद करता है? आयरन। और जब एनीमिया होता है यानी कि खून की कमी होती है तो किसकी कमी हो जाती है? आयरन की कमी हो जाती है। पाचन क्रिया किस अंग में शुरू होती है? मुंह में शुरू होती है। स्वस्थ मनुष्य की हृदय गति 72 बीट्स प्रति मिनट, 72 बीट्स प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है? हीमोग्लोबिन। मलेरिया के लिए कौन सा परजीवी होता है? प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी होता है। टीबी का मुख्य कारण होता है बैक्टीरिया। टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस। और जो बैक्टीरिया जिसके कारण टीबी होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के मदद करता है। टाइफाइड जो है वो आंतों को प्रभावित करता है। और बेरी बेरी नामक रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। आरएमओ की जो फुल फॉर्म है वो है रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर। एग्जाम में पूछा गया सवाल है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। एनीमिया किसकी कमी से हो जाता है? आयरन की कमी से। और मानव में रोग प्रतिरोधक तंत्र को क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 330। ये क्या कहता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल यानी कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? 120 दिन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत या लीवर। लेकिन अगर अंग पूछा जाए तो वो होता है त्वचा। स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सर्दी और खांसी के लिए मुख्य वायरस है राइनो वायरस। स्वस्थ मनुष्य के रक्त का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। और रक्तचाप को किस उपकरण से मापा जाता है? ब्लड प्रेशर के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर का यूज किया जाता है। अब बात हम करते हैं लीडरशिप की। तो लीडरशिप जो होती है वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है। हथेलियां नीचे करके हाथ मिलाना डर को बताता है। एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? सन 1986 में। भारत में वन महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच। सौर ऊर्जा किस तरह का ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा। 2 तरह की ऊर्जा स्रोत होते हैं, एक होते हैं नवीकरणीय, एक होते हैं अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 344। क्वेश्चन नंबर 344 में क्या लिखा है? वायु प्रदूषण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। आजकल आप इसका नाम बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो कौन सा है? सुंदरबन। अपशिष्ट प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे प्रभावी तरीका है पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल करना। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। और 22 मई को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। कौन सी गैस मुख्यतः ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? मुख्यतः CO2 जिम्मेदार है। कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसेस से। ओजोन जो होती है O3 वो हमें किससे बचाती है? यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, लगभग 76% है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक कचरा। किस गैस को स्वच्छ ईंधन माना जाता है? हाइड्रोजन को। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। मृदा प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है वो है रासायनिक उर्वरक जो यूज किए जाते हैं खेती के अंदर, वो मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 357। क्वेश्चन नंबर 357, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है प्रदूषण। भारत में चिपको आंदोलन वनों की कटाई को रोकने से संबंधित है। रेड डाटा बुक जो है वो लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में पता लगता है। उसके अंदर उनको जो प्रजातियां एक्सटिंक्ट हैं, हो गई हैं या होने वाली हैं, उनके बारे में रेड डाटा बुक के अंदर लिखा जाता है। साइलेंट वैली परियोजना केरला में है। कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है यानी कि एसिडिक रेन के लिए? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71%।
किस गैस के उत्सर्जन से ओजोन परत को नुकसान हो रहा है? तो किस गैस के? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पर्यावरण संरक्षण में 3 जो आर हैं वे कौन से हैं? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। कम यूज करो, जो भी यूज करो उसको दोबारा से यूज करो और उसको दोबारा से रिसाइकल करके कुछ नया प्रोडक्ट बना लो। पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में हुई थी। भारत में पहले जो सेना प्रमुख बने थे वो थे जनरल KM करियप्पा जी। कारगिल युद्ध हुआ था हमारा 1999 में। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? कारगिल युद्ध से संबंधित है। और भारत में किस युद्ध के दौरान भारत ने हाजीपीर पास जीता था? वो था 1965 वाला वॉर। क्वेश्चन नंबर 371। एक ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। वो किससे संबंधित है? पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, उससे संबंधित है। कारगिल जब युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑपरेशन पोलो या हैदराबाद को मिलाने से संबंधित भारत ने किस युद्ध में ताशकंद समझौता हुआ था? तो 1965 का जो सा भारत पाकिस्तान युद्ध था उसके बाद में ताशकंद समझौता हुआ था सन 1966 में। ऑपरेशन सफेद सागर किससे संबंधित है? इंडियन एयरफोर्स से संबंधित है। इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन था कारगिल वाले युद्ध में 1999 में। नेवी के, भारतीय नेवी के पहले भारतीय चीफ बने थे एडमिरल रामदास कटारी जी। भारतीय वायुसेना के पहले जो भारतीय चीफ बने थे वो थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जी। भारत के पहले फील्ड मार्शल बने थे जनरल सैम मानेकशॉ जी। भारत का पहला उपग्रह प्रशिक्षण वाहन था SLV-3। SLV की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होती है वो आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट, ऑपरेशन पवन जो है वो किससे संबंधित है? श्रीलंका से संबंधित है। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट सन 1750 में बनी थी। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? जनरल वेद प्रकाश मलिक यानी कि VD मलिक जी, VP मलिक जी। कारगिल युद्ध के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में पाकिस्तान के कितने सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। 1971 वाला जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था उसकी बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 384 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 384 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 384 ये कह रहा है कि 1971 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। .22 जो डीलक्स राइफल होती है उसका वजन होता है 6.2 औंस। .22 राइफल का कैलिबर होता है 0.22 इंच और 5.56 mm इंसास। इंसास की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम या इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। वो किस देश में निर्मित है? भारत में निर्मित है। WT का पूरा नाम है वेपन ट्रेनिंग। .22 राइफल की कारगर रेंज क्षमता कितनी होती है? 25 गज। 7.62 LMG को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्रेन गन के नाम से भी जाना जाता है इसे। AGL की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये सारी की सारी फुल फॉर्म अगर आपको इकट्ठे देखनी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर जाओ और उसमें एक वीडियो मिलेगी जिसमें सिर्फ फुल फॉर्म की वीडियो बना रखी है। MCQ टाइप है वो, आराम से आप देख सकते हैं। UGBL का जो पूरा नाम है वो है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। HAT का पूरा नाम है होल्डिंग, एमिंग और ट्रिगर ऑपरेशन। ट्रिगर दबाने के लिए कौन सी उंगली का प्रयोग किया जाता है? इंडेक्स फिंगर का प्रयोग किया जाता है। .22 डीलक्स राइफल की लंबाई जो होती है वो होती है 43 इंच, जबकि .22 मैक 4 जो होती है उसकी लंबाई होती है 45 इंच। .22 डीलक्स राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? 2700 फीट प्रति सेकंड। और .22 डीलक्स राइफल की नॉर्मल रेट ऑफ फायर होती है 5 राउंड। .22 की 5 राउंड होगी हमारी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 398। अब आपको अच्छा निशाना लगाना है तो उसके 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? HAT। यहां पे H की फुल फॉर्म है होल्डिंग, A की फुल फॉर्म है एमिंग और T की फुल फॉर्म है ट्रिगर ऑपरेशन। होल्डिंग मतलब अच्छी मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। एक राउंड फायर करने से पहले आंख दिमाग के कामों में तालमेल होने की हरकतों को क्या कहा जाता है? लिम्बर अप बोला जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे SLR की फुल फॉर्म क्या है? तो SLR की फुल फॉर्म है सेल्फ लोडिंग राइफल। 7.62 mm जो SLR होती है उसकी मैगजीन क्षमता होती है 20 राउंड और उसकी जो कारगर रेंज होती है 7.62 mm SLR की वो होती है 300 गज। 7.62 mm SLR की जो मजल वेलोसिटी होती है वो होती है 2700 फीट पर सेकंड और 7.62 mm SLR की नॉर्मल रेट ऑफ फायर होती है 20 राउंड प्रति मिनट। ट्रिगर में कितने प्रकार के दबाव होते हैं? तो ट्रिगर में 2 प्रकार के दबाव होते हैं। इंसास का पूरा नाम होता है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम या इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम।
इंसास राइफल का बोर होता है 5.56 mm का, और भरी मैगजीन के साथ में इंसास राइफल का जो वजन होता है वो होता है 4.1 kg। इंसास राइफल में कुल कितने ग्रूव्स होते हैं? तो कुल 6 ग्रूव्स होते हैं इंसास राइफल में। और इंसास राइफल का जो नॉर्मल रेट ऑफ फायर होता है, सामान्य रेट ऑफ फायर होता है, वो होता है 60 राउंड प्रति मिनट। और 7.62 mm LMG की जो मसल वेलोसिटी है वो भी कितनी है? 2700 फीट प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 412। क्वेश्चन नंबर 412 है कि जो 7.62 mm LMG है उसकी मैगजीन की क्षमता कितनी होती है? तो वो होती है 30 राउंड। 51 mm या फिर 2 इंच मोर्टार की प्रभावी रेंज होती है 200 गज, और अधिकतम रेंज होती है 525 गज। 5.56 mm इंसास की कारगर रेंज होती है 400 मीटर। 7.62 mm LMG कितने भागों में खुलती है? तो 5 बड़े भागों में खुलती है। राइफल के साथ फायरिंग को कितनी पोजीशन होती हैं? तो राइफल के साथ फायरिंग की 4 पोजीशन होती हैं। 9 mm जो कार्बाइन है उसकी खुली बट के साथ में लंबाई कितनी होती है? 27 इंच। क्या 7.62 mm LMG को बाईपोर्ट से फायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सही है ये। भरी हुई मैगजीन के साथ 7.62 mm SLR का वजन होता है 5.1 किलोग्राम। टारगेट पर गोलियों के निशान के पैटर्न को बोलते हैं ग्रुप, कि कैसा ग्रुप बना है। MPI की फुल फॉर्म होती है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। राइफल में पुल थ्रू का इस्तेमाल किया जाता है सफाई के लिए, राइफल की सफाई के लिए। और राइफल को भरा हुआ जब माना जाता है जब चैम्बर में राउंड होते हैं। 5.56 mm इंसास राइफल को बिना बेनट की लंबाई कितनी होती है? तो 960 mm। LMG में लीवर चेंज करने की कितनी पोजीशन होती हैं? तो 2 पोजीशन होती है, एक होती है S और दूसरी होती है F। S का मतलब होता है सेफ और F का मतलब होता है फायर। LMG की कारगर रेंज होती है 500 गज या लगभग 500 मीटर के बराबर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 427। राइफल में जो एक्सट्रैक्टर होता है उसका क्या काम है? खाली केस को निकालने के लिए। 7.62 mm SLR की केवल मैगजीन का वजन कितना होता है? 9 औंस। सिर्फ मैगजीन की बात हो रही है। SMC का पूरा नाम है स्टेन मशीन कार्बाइन। फायरिंग रेंज किस रंग के झंडे पर लगाए जाते हैं? फायरिंग रेंज पर किस रंग के झंडे लगाए जाते हैं? तो लाल रंग के झंडे लगाए जाते हैं। ATGM की फुल फॉर्म है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। 84 mm जो RL है, रॉकेट लॉन्चर है, उसका सामान्य रेट ऑफ फायर होता है 6 राउंड प्रति मिनट। 0.22 डीलक्स राइफल और 0.22 MK4 की मैगजीन क्षमता। तो डीलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता होती है 5 राउंड और MK4 वाले की होती है 10 राउंड। खाली करके कमांड पर राइफल को कितनी बार कोक किया जाता है? 2 बार। 5.56 mm इंसास राइफल की मजल वेलोसिटी होती है 900 मीटर पर सेकंड। HE ग्रेनेड का वजन कितना होता है? 1 पाउंड 10.5 ओस। और HE की फुल फॉर्म होती है हाई एक्सप्लोजिव ग्रेनेड। सेक्शन 2 IC जो होती है उसके पास कौन सा हथियार होता है? उसके पास होती है राइफल। 0.22 राइफल किस देश की है? तो यूगोस्लाविया देश की है। फायरिंग पार्टी को कितने ग्रुपों में बांटा जाता है? 3 ग्रुप में। एक फायरर होता है, एक एम्यूनिशन होता है और एक होती है कमांड एंड कंट्रोल। 3 पार्टियां होती है। आसान टारगेट अगर हमको बताना है तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका होता है ग्रेड, GRAD। ग्रेड से ग्रुप, रेंज, एम और डिस्क्रिप्शन। NGO की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। पैरा जंप जो होते हैं वो पैरा जंप में किस डिवीजन के कैडेट हिस्सा लेते हैं? तो सीनियर डिवीजन के कैडेट पैरा जंप में हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 445। पैरास्लीदरिंग आपने सुना होगा, उसमें रस्सी द्वारा सरकने का प्रदर्शन होता है। किससे सरकते हैं? हेलीकॉप्टर से। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है। अवरोध प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है आत्मविश्वास बढ़ाना। जिगजैग बैलेंस का मुख्य उद्देश्य होता है संतुलन। एक बाधा से दूसरी बाधा के बीच में गैप होता है लगभग 30 फीट। स्ट्रेट बैलेंस की जमीन से ऊंचाई होती है लगभग 1.5 फीट। क्लियर जंप की ऊंचाई होती है 2.5 फुट। हाई वॉल की ऊंचाई होती है 6 फीट और लंबाई होती है 12 फीट। गेट वोल्ट की ऊंचाई होती है 5 फीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत सन 2005 में हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को शुरुआत हुई थी इसकी, हरियाणा से। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और नाबार्ड का मुख्य कार्य होता है ग्राम का विकास करना, ग्रामीण विकास करना। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी सन 2010 में। यह पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1986 में। भारत में सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है गैस कनेक्शन देने से। और भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है? तो 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना किससे संबंधित है? 100 दिन के रोजगार से संबंधित है। भारत में ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा संगठन स्वयं सहायता समूह काम करता है? पीआई स्टाफ की फुल फॉर्म होती है परमानेंट इंस्ट्रक्टर स्टाफ। सीओ की फुल फॉर्म होती है कमांडिंग ऑफिसर। सीएसडी की फुल फॉर्म होती है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। आईईडी की फुल फॉर्म होती है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। और एसपीजी की फुल फॉर्म होती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 475। डीडीजी की फुल फॉर्म होती है डिप्टी डायरेक्टरेट जनरल। डीजीएमओ की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। आईएनएस की फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। जेसीओ की फुल फॉर्म है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1961 में। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत EBSB। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो शुरू की गया उसका घोषणा हुई थी 31 अक्टूबर 2015 में। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के उपलक्ष्य में या उनको समर्पित है ये। गोवा राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। स्टैंडर्ड RT प्रोसीजर में RT का पूरा नाम क्या है? RT की फुल फॉर्म है रेडियो टेलीफोनी। रेडियो रिले स्टेशनों के बीच सामान्य अंतराल होता है 20 से 35 किलोमीटर। VHF की फुल फॉर्म है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। भारत का पहला रक्षा उपग्रह है GSAT-7। और सिग्नल कोर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? युद्ध का संचार करना। युद्ध संचार सिग्नल कोर का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये थे आपके लिए 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो को आपको बार बार देखना है, बहुत बार देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने एनसीसी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।